हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के टॉप ऑफ द मोस्ट 50 क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करूँगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिला है। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिला है। तो कब मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, जो इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्भव हुआ है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन औजार बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन औजार बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोनिड। होमोनिड औजार बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेरियन भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन भाषा थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो सुमेरियन भाषा थी। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है, वो जाए और हमारे कोर्स को बाय करें। और एग्ज़ाम में बस 1 मंथ बचा हुआ है और अच्छे से तैयारी करें और अच्छा नंबर ला के दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो याद रखेंगे मेसोपोटामिया है सबसे प्राचीनतम सभ्यता। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? तो सुमेरियन सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? तो सुमेरियन सभ्यता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दजला और फरात। दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। ये टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? वह कौन सा साम्राज्य था जो
3 महादेशों में फैला हुआ था, तो वो था रोम साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा। कौन सी? लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? तो किस ईस्वी में ईसाई बना था? तो चौथी। किस ईस्वी में बना था? चौथी ईस्वी में बना था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरी शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरी सदी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो किससे करना पड़ा था? विदेशी बर्बर से युद्ध करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? संबोधित मतलब पुकारा जाता था। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो मवाली कहकर संबोधित किया जाता था, यानी पुकारा जाता था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो यह है 9वीं शताब्दी का। यह है 9वीं शताब्दी का। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सा है? तो यह है 9वीं शताब्दी का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो बद्दू कबीले से संबंध रखते थे। किससे? बद्दू कबीले से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यायावार का अर्थ क्या है? यायावार का अर्थ है, तो यायावार का अर्थ है घुमक्कड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये आएगा ही आएगा। यायावार का अर्थ है, तो यायावार का अर्थ होता है घुमक्कड़। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तेमुजीन। तेमुजीन नाम था। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ओगोदेई किसका पुत्र था? ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ओगोदेई चंगेज खां का पुत्र था। ओगोदेई चंगेज खां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ओगोदेई किसका पुत्र था? तो चंगेज खां का पुत्र था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मंगोलिया गणराज्य कब बना? मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य बना था 1921 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य बना है 1921 में। कब बना है? 1921 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1921 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो किसने काम किया था? मार्क स्लॉक ने काम किया था। मार्क स्लॉक ने सबसे पहले काम किया था। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो मार्क स्लॉक ने काम किया था। जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो जाकर प्ले स्टोर से इसे अभी डाउनलोड कर ले और हमारे कोर्स को बाय करें। यहाँ हमारे टीचर आपको सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। बस 1 मंथ बचा आपके एग्ज़ाम के लिए। 6 मार्च से हमारा क्लास 11 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ आपको बहुत अच्छा से तैयारी करवाया जाएगा और आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा एग्ज़ाम में। तो जाए और अभी हमारे कोर्स को बाय करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, सामंतों का घर क्या कहलाता है? सामंतों का घर क्या कहलाता है? तो सामंतों का घर कहलाता है मेनर भवन। क्या कहलाता है? मेनर भवन। सामंतों का घर क्या कहलाता है? मेनर भवन कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 क्या है? 5 क्या है? तो 5 है जागीर। 5 क्या है? तो 5 है जागीर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्फ किसे कहा गया है? सर्फ किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? भूदास को सर्फ कहा गया है। सर्फ किसे कहा गया है? तो भूदास को कहा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? लियोपोल्ड वॉन रॉके। लियोपोल्ड वॉन रॉके ने की थी। किसकी रचना? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो की रचना की थी। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।